नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविल स्टेप आईएएस में। आज हम लोग एक नई सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं, जिसके मुताबिक मैं आपके साथ हर रोज़ लगभग 6 बजे के समय पे डेली एमसीक्यूज़ मतलब न्यूज़ के एनालिसिस को मैं लगभग आपके साथ एमसीक्यूज़ के फॉर्म में जो है डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जितने भी आज के न्यूज़पेपर्स में, चाहे वो न्यूज़पेपर से रिलेटेड हैं, चाहे वो पीआईबी से रिलेटेड हैं, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, हम बहुत सारे न्यूज़पेपर्स को कवर करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे एडिटोरियल्स है ना, वीडियोस, एक्सप्लेनर्स जो है आपको यूट्यूब पे ही सिविल स्टैप के माध्यम से जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इस नए इनिशिएटिव में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन्हीं सभी को आज के, ठीक है ना, डेली बेसिस पे जो है, जो भी न्यूज़ में जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, उनको मैं आपको करंट अफेयर्स के साथ लिंक करके, ठीक है, स्टैटिक टॉपिक्स के साथ लिंक करके, और साथ साथ में ही है ना जो एमसीक्यूज़ की फॉर्म में है मैं आपको पेश करूंगा। ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इस सीरीज़ को। ठीक है, आज के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे, न्यूज़पेपर में क्या चल रहा था। ठीक है, जो एमसीक्यूज़ हैं वो डायरेक्टली करंट बेस नहीं बल्कि कॉन्टेक्चुअल बेस होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई हाँ मैं डायरेक्टली आपको जो है कोई एमसीक्यू उठा के दे दूंगा, है ना। हम लोग बात करेंगे कॉन्टेक्चुअल बेस में कि भाई उसको हम स्टैटिक के साथ कैसे लिंक करते हैं, जैसे यूपीएससी जो है क्वेश्चन पूछता है उस फॉर्मेट में हम रखने की कोशिश करेंगे। शुरू में थोड़ा सा इजी रखेंगे ताकि आप लोग भी इसको आंसर कर पाएँ। ठीक है, धीरे धीरे करके हम अपना जो है जो स्टैंडर्ड है ना, जो टफनेस है क्वेश्चंस की, उनको भी रेज करते जाएंगे जैसे यूपीएससी में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो टोटल यूपीएससी ओरिएंटेड करंट अफेयर बेस्ड जो है प्रिपरेशन जो है आपकी रहने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, देयर विल नॉट बी एनी पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कि भाई मैं आज 15 या 20 या 25 भी हो सकते हैं। बेसिकली डिपेंड करता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स उस दिन के न्यूज़पेपर में आए हुए हैं, तो उनको एमसीक्यूज़ की फॉर्म में करेंगे, देखेंगे, चैलेंज करेंगे कि भाई हम लोग इनको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, चाहे वो स्टैटिक से रिलेटेड है, चाहे वो कोई भी करंट न्यूज़ से रिलेटेड है बेसिकली। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं बात करूं आज के टॉपिक्स की, सबसे पहला जो प्रश्न है वो लिया गया है बेसिकली भारत इनोवेटिव्स। ठीक है, भारत इनोवेट्स 2026 से, है ना। आपने ये न्यूज़ देखी होगी। ठीक है, इंडिया और फ्रांस के बीच में जो है काफ़ी अच्छी डील्स चल रही हैं इस समय पे। ठीक है, तो उससे जो है आपको प्रश्न पूछा गया, ये क्वेश्चन जो है पीआईबी से उठाया गया डायरेक्टली। ठीक है, तो इट वॉज जॉइंटली इनैगोरेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द फ्रेंच प्रेसिडेंट इन नाइस, फ्रांस। ठीक है, तो जॉइंटली इनैगोरेट किया गया था भारत इनोवेट्स 2026। ठीक है ना, बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दोनों ने मिलकर जो है इसको इनिशिएटिव्स को अभी शुरू किया था। दूसरा स्टेटमेंट कहता है इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड एज एन इनिशिएटिव ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है ना, इस स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। एंड थर्ड, भारत इनोवेट्स जो है इनोवेशन पेविलियन शोकेस्ड 120 कटिंग एज टेक्नोलॉजीज एंड ब्रेक थ्रू इनोवेशंस। ठीक है, तो तीसरा भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट्स है, पहली और तीसरी, बिल्कुल सही है। जो सेकंड स्टेटमेंट है हालांकि वो जो है गलत है। ठीक है, अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने जो है इसको पहला जो हमारा जो बेसिकली ये एक फर्स्ट एडिशन ऑफ भारत इनोवेट्स 2026 है, इसको इनॉग्रेट किया था। ठीक है, पेरिस में, दैट इज कॉल्ड एज द पेरिस पैलेस दस एक्सपोजिशंस दे नाइस, फ्रांस के अंदर जो है इसको सबसे पहले शुरू किया गया था। दूसरी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है बिकॉज ये जो बेसिकली इनिशिएटिव है ये लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ठीक है ना, तो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज एन इनिशिएटिव ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। तीसरी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है बिकॉज इनोवेशन पवेलियन इट शोकेस्ड 120 कटिंग एज टेक्नोलॉजीज अक्रॉस सेक्टर्स लाइक एआई, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये था। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है होगा सी 1 and 3 ओनली। चलिए दूसरे क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो कंसिडर स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेव्स डॉक बाजार 2026। ठीक है ना, वेव्स डॉक बाजार आज के पीआईबी में काफी ज्यादा इसके बारे में जो है चर्चा रही है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएफडीसी इट इंट्रोड्यूस्ड कैश ग्रांट्स फॉर अबाउट 3 लाख ईच फॉर 3 आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है ना, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेशनल फील्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने जो है कैश ग्रांट्स जो है प्रोवाइड की है। ठीक है, 3 आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, है ना। दूसरा, बाजार फीचर्स। ठीक है, द बाजार फीचर्स अ व्यूइंग रूम विच इज अ डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म शोकेसिंग 155 प्रोजेक्ट्स फ्रॉम 19 कंट्रीज। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, 155 प्रोजेक्ट्स हैं, 19 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है और इसमें एक व्यूइंग रूम का भी जो है प्रावधान किया गया है।
Third, a total of 12 projects were selected for the Waves Dock Bazaar recommendations and recommends program, all which are already completed films. No, इसमें सारी सारी completed films नहीं आई, तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत स्टेटमेंट है, ठीक है. ओनली 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज देखो एनएफडीसी ने इंट्रोड्यूस किया है कैश ग्रांट ऑफ 3 लाख ईच फॉर 3 आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट्स टू सपोर्ट द एमर्जिंग टैलेंट, ठीक है. नए टैलेंट है, नई प्रतिभा है, उसे एमर्ज करने के लिए. अब इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे जो बेसिकली रजत सर जो है आपके साथ पीआईबी के सेशंस जो है डेली बेसिस पे लेंगे, ठीक है. उसमें आपको क्या है, ये सारे जो डिटेल में टॉपिक्स है वो डिस्कस मिलेंगे, ठीक है. तो वहाँ पे अगर आप पहले उनको देखते हैं, वो 1-1:30 बजे के राउंड जो है आपके साथ अपलोड करेंगे, है ना. और उसके बाद अगर आप यहाँ पे एमसीक्यूज को सॉल्व करते हो तो काफ़ी ज़्यादा इजी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा. स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. द व्यूइंग रूम, इट इज अ डेडिकेटेड डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म दैट features 155 projects from 19 countries. Third statement is however is incorrect because while 12 projects they were selected, only 8 are under the recommends lineup, ठीक है, completed or in post production. They are remaining 4 are part of the work in progress. तो सभी के सभी जो है वो completed projects नहीं है, कुछ इनमें से जो है work in progress भी है. जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि 4 projects जो है वो work in progress के अंदर आते हैं, ठीक है. चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज स्पेस सेक्टर, ठीक है. तो इंडिया के स्पेस सेक्टर के ऊपर आपको प्रश्न पूछा गया. इंडिया का स्पेस इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो टू नियरली 40 to 45 बिलियन ओवर द नेक्स्ट डेकेड, ठीक है ना. ये जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि भाई जो नेक्स्ट डेकेड में हमारी जो स्पेस इंडस्ट्री है वो 40 से 45 बिलियन तक जो है वो ग्रो कर जाएगी, ठीक है. नासा के बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम्स जो है अभी हमारे आने वाले हैं, जैसे मिशन गगनयान है, ठीक है ना. चंद्रयान 4 है, बेसिकली आपका शुक्रयान है जो है, ठीक है. हम लोग कुछ एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स लाने वाले हैं, ठीक है. इसके अलावा हमारा जो नासा है, इट इज़ ऑल्सो कोलैबोरेटिंग विद इसरो इज ऑल्सो कोलैबोरेटिंग विद नासा, ठीक है, ऑन इट्स आर्टेमिस मिशन, ठीक है. दूसरा, इंडिया करंटली हैज मोर देन 400 स्पेस स्टार्टअप्स कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स इकोसिस्टम. बिल्कुल सही है, 400 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप है हमने, ठीक है. स्पेस इन जो है बेसिकली इसरो के द्वारा जो चालू किया गया है, वहां पे क्या है, कोलैबोरेशन, एक बहुत बेसिकली अगर मैं कहूं तो एक गुड इकोसिस्टम प्रोवाइड किया गया है स्टार्टअप्स को डेवलप करने के लिए, ठीक है. एंड थर्ड, इनिशिएटिव्स लाइक पीएम गति शक्ति एंड अमृत अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम दे डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग. ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. तो तीनों स्टेटमेंट जो है ये सही है, ठीक है ना. तो पहली स्टेटमेंट जो है बोलती है कि स्पेस इकोनॉमीज poised to grow from about 8 to 9 billion to about 40 to 45 billion in the next decade. Statement 2 is also correct. India has more than 400 space startups, significant increase from just a handful in the few years ago, ठीक है ना, because of our initiatives like SpaceIn. And third, PM Gati Shakti, Amrut, they were officially cited as examples of how India leverages space technology for planning and monitoring infrastructure projects, ठीक है. तो ये जो है ऑफिशियल एग्जांपल्स गवर्नमेंट के द्वारा ही दिए गए थे. तो तीनों स्टेटमेंट्स जो है आपकी सही है, करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं. विद रेफरेंस टू द स्ट्रैटेजी फॉर क्रिएटिंग लखपति दीदीज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. बहुत ही डायरेक्ट जो है आपको पीआईबी के अंदर ये न्यूज़ आज आई थी, ठीक है ना, लखपति दीदीज के ऊपर. तो इसको आप जो है बहुत इंपॉर्टेंट मान सकते हैं फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना. तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एम्स टू फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ अबाउट 6 करोड़ लखपति दीदीज. बिल्कुल सही है, ठीक है ना. तो 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का जो है ये जिम्मा जो है उठाया है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, ठीक है ना. आने वाले समय में इनकी कोशिश ये रहेगी. दूसरा स्टेटमेंट बोलता है, द गवर्नमेंट प्रपोजेज सेटिंग अप 700 शी मार्ट्स, ठीक है, SHE मार्ट्स एंड 1000 डिस्ट्रिक्ट फुलफिलमेंट सेंटर्स, ठीक है. तो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि भाई वो क्या है, 700 से ज्यादा शी मार्ट्स बनाएंगे, ठीक है. ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. एंड 1000 डिस्ट्रिक्ट फुलफिलमेंट सेंटर जो है उसमें ऐड किए जाएंगे, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. थर्ड, शी मार्ट्स दे आर इंटेंडेड टू बी सेट अप इन द हाई पोटेंशियल कमर्शियल लोकेशंस विद स्ट्रॉन्ग मार्केट लिंकेजेस. ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स है. तीनों स्टेटमेंट जो है वो एकदम से सही है. तो चौथे का आंसर जो होता है 1, 2 एंड 3 बन जाता है बेसिकली, ठीक है. अगर मैं बात करूं तो द स्ट्रेटेजी डिवाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ is specifically to facilitate the creation of 6 करोड़ लखपति दीदीज, ठीक है ना. किसने, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना. इन्होंने ये जो है शुरू किया है कि हमने क्या है बेसिकली बहुत सारी लखपति दीदीज जो है बनानी है, ठीक है. 6 करोड़ टू बी प्रिसाइज, याद रखेंगे इसको, ठीक है. दूसरा स्टेटमेंट 2 ऑल्सो करेक्ट है. मीटिंग
review informed that 700 SHE marts and 1000 district fulfillment centers they are being proposed, and statement third is also correct. She marts are proposed for high potential commercial locations to ensure sustainable market access for SHE products. ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स हैं. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग आउटकम्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू फ्रांस इन जून 2026. ठीक है ना, तो ये प्रश्न पूछा गया आपको कि जब अभी हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे वो फ्रांस गए हुए थे, तो उसके बारे में जो है आपको प्रश्न पूछा गया है. ठीक है, अडॉप्शन ऑफ इंडिया फ्रांस इनोवेशन रोड मैप 2030 जो है उसकी बात की गई थी. बिल्कुल सही, हमने पहले भी बात की थी कि इंडिया और फ्रांस के इनोवेशन रोड मैप 2030 की जो है बात की जाएगी. कोलैबोरेटिव बात जो है कोलैबोरेशन हम लोग कर रहे हैं बहुत सारे सेक्टर्स में, जैसे कि एआई है, सेमीकंडक्टर है, एजुकेशन है. ठीक है ना, भारत इनोवेट है, इन सभी के ऊपर जो है बात की जाएगी. ठीक है, दूसरा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर स्किलिंग इन एरोनॉटिक्स एट NSTI कानपुर. ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स है. एक नया नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया जाएगा स्किल डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, कहाँ पे बनाया जाएगा? NSTI में. और ये किस चीज़ से एसोसिएटेड होगा? एरोनॉटिक्स से एसोसिएटेड होगा. थर्ड, सेटिंग अप अ हाई लेवल मैकेनिज्म टू ट्रिपल द बायलैटरल ट्रेड इन द नेक्स्ट 3 years. इसके बारे में हालांकि कोई बात नहीं हुई है कि हमने अगले 3 सालों में, ठीक है ना, 3 सालों में हमने अपने बायलैटरल ट्रेड को ट्रिपल करना पॉसिबल ही नहीं है. डबल करना भी पॉसिबल नहीं है अगले 3 सालों में. ठीक है, ट्रिपल करना तो बहुत दूर की बात है. तो ऐसी एक्सट्रीम स्टेटमेंट से जो है आपने बचना होता है हमेशा. ठीक है ना, तो पहला जो है करेक्ट है, अडॉप्शन ऑफ द इंडिया फ्रांस इनोवेशन रोड मैप 2030 जो है पहली बार जो है आउटकम इसका जो लिस्ट किया गया था. दूसरा स्टेटमेंट जो है सही है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन किया गया था नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ स्किलिंग इन एरोनॉटिक्स NSTI कानपुर में. और तीसरी स्टेटमेंट जो है अनकरेक्ट है ना. यहाँ पे क्या है कि गोल हमने बनाया है कि हम डबल करेंगे ना कि ट्रिपल करेंगे बेसिकली, तो यहाँ से जो है ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है. ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं रिगार्डिंग मार्केटिंग इंसेंटिव्स फॉर SHGs. ठीक है ना, क्वेश्चन आपको पूछा गया है मार्केटिंग इनिशिएटिव्स फॉर SHGs के ऊपर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ऊपर. ठीक है, तो सबसे पहला है सारस आजीविका. ठीक है ना, एक प्रश्न जो स्टेटमेंट में आपको शब्द दिया गया है वो है सारस आजीविका. आइडेंटिटी एम्स टू कंसोलिडेट द फ्रेगमेंटेड ब्रांडिंग इनटू अ सिंगल प्रीमियम नेशनल ब्रांड. ठीक है, दूसरा E-Saras portal is being redesigned as a multi-vendor omni-channel marketplace. And ठीक है, and third, producer group app is to be launched to address the delays in loan applications. ठीक है ना. चलिए, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, सारस आजीविका जो है वो क्या करता है बेसिकली कंसोलिडेटेड फ्रेगमेंट्स को बाइंड करने का काम करता है. दूसरा सही है, तीसरा जो स्टेटमेंट है गलत है. चलिए अभी देखते हैं. तो यूनिफाइड नेशनल मार्केटिंग आइडेंटिटी जो है वो बनाई जाएगी जिसको कहते हैं सारस आजीविका. इट सीक्स टू एनहांस मार्केट विजिबिलिटी थ्रू अ कल्चरली रूटेड नेशनल ब्रांड. ठीक है, तो ऐसा चीज के लिए एक नेशनल लेवल पे जो है ब्रांडिंग शुरू की जाएगी, है ना, जिसको हम सारस आजीविका या सारस आजीविका कहते हैं. ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड इज आल्सो करेक्ट. E-Saras पोर्टल जो है वो एक बहुत बड़े शिफ्ट के तरफ जो है जा रहा है. ठीक है ना, सिंगल वेंडर से जो इसको बढ़ाया जाएगा मल्टी वेंडर ओमनी चैनल मार्केट प्लेस में इसको कन्वर्ट किया जाएगा. एंड थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. व्हाइल द प्रोड्यूसर ऐप ग्रुप इज टू बी लॉन्च्ड, द इशू ऑफ लोन एप्लीकेशन डिलेज इज एसोसिएटेड विद जन समर्थ पोर्टल. इट इज नॉट एसोसिएटेड विद योर द प्रोड्यूसर ग्रुप ऐप. ठीक है ना, तो ये ऐप के साथ रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है जन समर्थ पोर्टल के साथ. ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा कल्चरल क्वेश्चन जो है ये, वो भी मॉडर्न कल्चर. जैसे हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं तो यूपीएससी जो है मॉडर्न कल्चर के ऊपर भी जो है आपको प्रश्न पूछ रहा है. ठीक है, तो प्रश्न पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिल्म्स एंड देयर कैटेगरीज या डायरेक्टर्स सिलेक्टेड फॉर द वेव्स डॉक बाजार 2026. ठीक है ना, तो फिल्म्स के ऊपर आपको प्रश्न पूछा गया. आरडीओ दिल्ली, राइज एंड तुरु, तीन जो है आपको बेसिकली फिल्म्स दी गई हैं. ठीक है, तो इसके कैटेगरीज भी आगे दिए. सिलेक्टेड फॉर द वर्क इन प्रोग्रेस लैब, सेकेंडली डायरेक्टेड बाय अरस्तु जायका, राइज एंड तुरु जो है सिलेक्टेड फॉर द वेव्स डॉक बाजार रेकमेंड्स लाइनअप. ठीक है, तीनों स्टेटमेंट जो है सही हैं. ठीक है ना, तो आरडीओ दिल्ली जो है वर्क इन प्रोग्रेस लैब में, राइज एक फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया गया है अरस्तु जाकिया के द्वारा, एंड थर्ड जो है वो भी सही है, तुरु जो है इट इज डायरेक्टेड बाय रामेश्वर भट्ट एंड इट इज वन ऑफ द 8 फिल्म्स सिलेक्टेड फॉर द वेव्स डॉक बाजार रेकमेंड्स. ठीक है ना, तो ये आपके 3 फिल्म से रिलेटेड वेव्स डॉक बाजार से रिलेटेड जो है संबंधित है. चलिए
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक एंड डिजिटल कोऑपरेशन। ठीक है, प्रश्न है इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक एंड डिजिटल कोऑपरेशन के ऊपर। ठीक है, पहला स्टेटमेंट होता है इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई। ठीक है, इट विल हैव एक्सपेंडेड पॉसिबिलिटीज फॉर यूज इन फ्रांस। ठीक है ना, तो ये बोल रहे हैं कि भाई हम लोग क्या करेंगे, यूपीआई को इंक्रीज करेंगे, एनहांस करेंगे। इसके ऊपर तो खास तौर पे जो है एमओयू साइन किया जाना था। ठीक है, बट अभी हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली इसके ऊपर बातचीत करना स्टार्ट कर दिया है। तो एक्सपेक्टेड है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली इसको एक्सपैंड करेंगे यूपीआई को फ्रांस के अंदर। पिछली बार जब बेसिकली फ्रांस से वहाँ के प्रेसिडेंट, ठीक है, जो यहाँ पे चांसलर यहाँ इंडिया के अंदर आए थे, तो उन्होंने यूपीआई को देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हुए थे, खुश भी हुए थे कि भाई इतनी अच्छी पेमेंट की टेक्नोलॉजी, तो उन्होंने भी बोला था कि हम भी अडॉप्ट करेंगे इसको। ठीक है, जॉइंट इंडिया फ्रांस एआई वर्किंग ग्रुप विल बी क्रिएटेड फोकसिंग ऑन एआई गवर्नेंस। दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। तीसरा, जनरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट इट वाज साइंड रिगार्डिंग द एक्सचेंज एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्लासिफाइड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो एक जॉइंट जनरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी साइन किया गया था दोनों के बीच में क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे डिफेंस रिलेशन में फ्रांस के साथ। ठीक है, पहले हमने बोला था एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी जो है शुरू किया गया था बेसिकली, तो एक बहुत ही हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट मीट जो है रही। ठीक है ना, जिसको हमने अपने जो आईएएस के बेसिकली हम लोग आपके लिए स्पेसिफिक टॉपिक्स हर दिन के कवर करते हैं, उसमें हमने ये सारा का सारा टॉपिक बहुत इन डेप्थ डिटेल में कवर किया है, तो वहां से आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो 1, 2 and 3 ऑल दिस थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, आउटकम नंबर 4 इट लिस्ट्स एक्सपेंडेड पॉसिबिलिटीज फॉर यूजिंग यूपीआई इन फ्रांस। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आउटकम नंबर 2 इट कंफर्म्स द क्रिएशन ऑफ अ जॉइंट एआई वर्किंग ग्रुप फोकस्ड ऑन एआई गवर्नेंस। ठीक है, तो इवन मेंस के अंदर भी आपके लिए जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इंडिया फ्रांस के ऊपर। ठीक है, एंड थर्ड स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज द आउटकम नंबर 12 इज अ जनरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट ऑन द एक्सचेंज एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। अब तो जैसे आई थिंक आपको ये आउटकम्स भी याद कर लेने चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो यूपीएससी इज आस्किंग एनीथिंग। जैसे इस बार उन्होंने प्रश्न जो है पूछा था रिगार्डिंग द यूएनएससी पीस कीपिंग मिशंस के बारे में, कब कौन सा भेजा था, कहाँ पे भेजा था, तो 2016-17 के मिशंस जो है उन्होंने पूछ लिए, तो यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग यू। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है आपका ये रहेगा। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, टॉक्स अबाउट विद रेफरेंस टू द एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, फर्स्ट पेज पे जो है आज बेसिकली एक न्यूज आई थी टीएमसी के लीडर्स के बारे में। ठीक है, तो वहां से ये प्रश्न बना है बेसिकली। ठीक है, 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपको प्रश्न है, ये कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना, मतलब जो न्यूज करंट अफेयर में चल रही है, बट क्वेश्चन जो है उसका स्टैटिक से पूछ लिया, पॉलिटी वाले पार्ट से पूछ लिया। ठीक है, merger of a political party is deemed to take place only if not less than 2/3 of members of the legislative party concerned have agreed to such a merger. ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कहता है the decision of the speaker regarding disqualification on the grounds of defection is final and cannot be questioned in any court of law. Third, the 10th schedule does not specify any time limit within which the presiding officer must decide on the disqualification petition. ठीक है ना, तो पहला स्टेटमेंट बोलता है कि भाई जो मर्जर है वो तब ही कंसीडर किया जाएगा, सही कंसीडर किया जाएगा जब कोई भी पार्टी जो है 2/3 से टूट जाए। ठीक है ना, अब यहाँ पे बेसिकली एक डिलेमा भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो मर्जर है वो इन हाउस मर्जर होना चाहिए, ठीक है, या फिर इन जनरल टोटल पॉलिटिकल पार्टी का जो है टूटना होना चाहिए। ठीक है, जैसे राघव चड्ढा एंड उनके साथी जो थे, जब इन्होंने आम आदमी पार्टी से डिफेक्ट किया था बीजेपी की तरफ, तो ये केवल राज्यसभा के 7 मेंबर जो थे वो आम आदमी पार्टी को छोड़ के चले गए थे। ठीक है, बट पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जो थी वो बीजेपी के साथ मर्ज नहीं हुई थी। तो ये भी प्रश्न कई बार उठता है कि क्या इसको डिफेक्शन माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, कि भाई पूरी पार्टी या फिर सिर्फ इन हाउस पार्टी जो है वो टूटना जरूरी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई 2/3 जब मेंबर छोड़ के चले जाएंगे तो जो है मर्जर माना जाएगा। बिल्कुल सही है, एक एक्सेप्शन है 10th शेड्यूल के अंदर, आपको पता ही होगा। दूसरा, डिसीजन ऑफ द स्पीकर रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन इज फाइनल एंड कैन नॉट बी, यहाँ तक जो है बिल्कुल सही था, बट इट कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, आपको पता है इससे पहले भी जो है कई बार सुप्रीम कोर्ट ने, इवन हाई कोर्ट्स ने इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जो है रिस्टोर किया है एमएलएस को, एमपीज को, बिकॉज दे वर डिस्क्वालिफाइड फॉल्सफुली। ठीक है ना, आर्बिट्रेरीली बाय द स्पीकर, तो या फिर चेयरमैन, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हो जाता है
गलत। तीसरा स्टेटमेंट जो है बोलता है कि 10th शेड्यूल डज नॉट स्पेसिफाई एनी टाइम लिमिट। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, कोई टाइम लिमिट जो है वो स्पेसिफाई नहीं की गई है 10th शेड्यूल के द्वारा। ठीक है, देखिए अब ऐसा नहीं है कि हमेशा आपसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन जो है इस बार भी पॉलिटी में कुछ इजी क्वेश्चंस थे। ठीक है, जैसे स्टार्ड अनस्टार्ड वाला एक क्वेश्चन आया हुआ था, और एक क्वेश्चन आपका जो है बेसिकली मिस्टर एक्स वाला उन्होंने पूछा था कि एक्स एंड वाई दे वर डिबेटिंग अबाउट आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बेसिकली थोड़ा सा दिमाग लगाना था, इंटरप्रिटेशन थी। ठीक है, बट प्रश्न जो है वो हो जाता था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भैया आपको स्टैटिक पढ़ना ही छोड़ देना है, स्टैटिक के ऊपर हमेशा आपका ध्यान रहना चाहिए। तो स्टैटिक वाला जो पार्ट है वो भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। अंडर द पैराग्राफ 4 ऑफ 10th शेड्यूल अमेंडेड बाय 91st अमेंडमेंट, अ मर्जर इज लीगली वैलिड ओनली व्हेन एट लीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर दे agree to it, and second is incorrect because किहोतो होलोहन वर्सेस जाकिल हु केस 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जुडिशियल रिव्यू जो है इसके ऊपर लगेगा। ठीक है, इससे पहले जो है वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आता था 10th शेड्यूल, अब इन्होंने कहा कि जुडिशियल रिव्यू जो है इसके ऊपर लगेगा। स्पीकर डिसीजन इट एक्ट्स एज अ ट्रिब्यूनल एंड इट्स सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू इन हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मैलाफाइड और परसेवेरिटी। ठीक है ना। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, the text of the 10th schedule it sets no specific deadline for speaker to rule on the petition. ठीक है, though the supreme court in the Kesham Meghachandra Singh case stated that speaker should ideally decide within 3 months. ठीक है ना, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई लिमिट नहीं दिया गया है ना, बट सुप्रीम कोर्ट ने एक सजेशन जरूर दी थी कि 3 महीने के अंदर जो है स्पीकर को डिसाइड कर लेना चाहिए रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हियर इज इनकरेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के ऊपर आपको प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आज के हिंदू के न्यूज़पेपर में जो है ये आया हुआ था। ठीक है, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग रीजनल कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इन द इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, तो क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, किस चीज के लिए, टू स्ट्रेंथन द रीजनल कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इन द इंडियन ओशन रीजन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। IORA इंडियन ओशन रीजन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जो भी इंडियन ओशन के साथ कंट्रीज लगती है उनकी एक एसोसिएशन है। इंडिया जो है इसमें एक लीडिंग पार्टनर है। ठीक है, बोथ पाकिस्तान एंड चाइना आर फुल टाइम फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दिस एसोसिएशन। नो, बिल्कुल भी नहीं है, चाइना पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, चेयर ऑफ IORA इट रोटेट्स एवरी 2 years बेस्ड ऑन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नो, ठीक है ना। तो आंसर जो है सिर्फ 1 ओनली है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड 1997 टू फॉस्टर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। याद रखना, सबसे पहले इसको शुरू किया गया था इकोनॉमिक कोऑपरेशन और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, कहां पे, इंडियन ओशन के चारों तरफ जो भी कंट्रीज है उसके अंदर। दूसरी जो है इनकरेक्ट है, पाकिस्तान जो है इसका मेंबर नहीं है। चाइना इज नॉट अ मेंबर आइदर, इट होल्ड स्टेटस ऑफ अ डायलॉग पार्टनर। चाइना जो है डायलॉग पार्टनर है, परंतु पाकिस्तान बिल्कुल भी इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, बिकॉज ये जो है इंडियन ओशन के साथ हम लोग इसको मानते ही नहीं है। ऑफ कोर्स अरेबियन सी के साथ तो लगता है, बट इसको हमने ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, चेयर ऑफ IORA इज chosen by consensus among the members of the state during the council of ministers meeting rather than by automatic। मतलब ये जो है G20 की तरह रोटेट नहीं करती है हर साल की भाई यहाँ पे जाएगा। इसका जो चेयरमैन है वो इसी के मेंबर्स के द्वारा कंसेंसस के द्वारा चूज किया जाता है हर साल के लिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि अल्फाबेटिकली वो ऑटोमेटिक रिवॉल्व करेगा जैसे कि G20 में हम देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है वो इस प्रकार से है कुछ, विद रेफरेंस टू इंडियाज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय द DRDO कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो BMD के ऊपर आपको प्रश्न पूछा है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ठीक है, द सिस्टम इज डिजाइंड एज अ सिंगल लेयर्ड शील्ड टू इंटरसेप्ट एनिमी बैलिस्टिक मिसाइल्स सोनली एट द एंडो एटमोस्फेरिक लेवल। ठीक है ना, दैट इज विद इन द अर्थ एटमोस्फेयर। ठीक है, मतलब इसको क्या है, हम लोगों ने बनाया हुआ है कि एक सिंगल लेयर शील्ड की तरह काम करेगा। ठीक है, जो कि क्या करेगा, बेसिकली आने वाली मिसाइल्स को, एनिमी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करेगा। ठीक है, कहां पे, विद इन अर्थ एटमोस्फेयर, मतलब बाहर, एटमोस्फेयर के बाहर नहीं, उसके अंदर आके इंटरसेप्ट करेगा। ठीक है, दूसरा जो है वो कहता है पृथ्वी एयर डिफेंस प्रद्युमन सिस्टम इज इंजीनियर फॉर हाई ऑल्टीट्यूड एक्सो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शंस। ठीक है, तीसरा कहता है स्वॉर्डफिश लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार इट इज यूटिलाइज्ड इन द BMD नेटवर्क। इट इज एन इंडिजीनियसली डिराइव्ड सिस्टम बेस्ड ऑन इजरायली ग्रीन पाइन रडार टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो 3 बहुत ही खतरनाक सी दिखने वाली स्टेटमेंट है, बट बहुत ही सिंपल है। पहला जो है स्टेटमेंट कहता है बेसिकली हम लोगों को कि इट इज डिजाइंड एट अ सिंगल लेयर शील्ड इंटरसेप्ट एनिमी बैलिस्टिक मिसाइल सोनली
एट द एंडो एटमॉस्फेरिक लेवल। देखो एंडो एटमॉस्फेरिक नहीं होता, मतलब कि एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद नहीं, एटमॉस्फेयर के बाहर, तभी तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ना, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो हो जाता है गलत। दूसरा सही है, पृथ्वी एयर डिफेंस जो है इट इज इंजीनियर फॉर हाई ऑल्टीट्यूड एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इसको करती है कॉन्ट्राडिक्ट। तो यहीं से पता चल जाता है बेसिकली कि हमको पहली स्टेटमेंट गलत है। तो आपको पता होगा पृथ्वी एयर डिफेंस जो है वो किस चीज के लिए है, वो बना है हाई ऑल्टीट्यूड जो है इंटरसेप्शन के लिए। जो बैलिस्टिक मिसाइल हमारी तरफ को आएंगे हम उसको क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर के बाहर ही फाड़ देंगे, बेसिकली अंदर ही एंटर नहीं करने देंगे। और तीसरा स्वॉर्ड फिश लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार जो है ये बीएमडी नेटवर्क का, इट इज एन इंडिजिनियसली डिराइव्ड सिस्टम बेस्ड ऑन इजरायली ग्रीन पाइन रडार टेक्नोलॉजी। ये सही है स्टेटमेंट, ठीक है। तो आंसर बनेगा ओनली 2 और 3। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते थे सेकंड स्टेटमेंट से ही, ठीक है। जो पद्मन है या जो पृथ्वी एयर डिफेंस है वो जो है अंदर आने के बाद नहीं, बाहर ही जो है इसको कवर कर देता है, ठीक है। तो इट इज अ डबल लेयर्ड, पहली बात तो सिंगल लेयर्ड नहीं है, डबल लेयर्ड है डिफेंस सिस्टम डिजाइन टू काउंटर बैलिस्टिक मिसाइल एट बोथ एक्सो एटमॉस्फेरिक आउटसाइड द एटमॉस्फेयर एंड द एंडो एटमॉस्फेरिक। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है गलत, ठीक है, याद रखना, ठीक है। एंडो एंड एक्सो दोनों में जो है ये कवर करेगा, ठीक है। दूसरा पृथ्वी एयर डिफेंस जो है वो बिल्कुल सही है, इट ऑपरेट्स एट एक्सो एटमॉस्फेरिक ऑल्टीट्यूड टिपिकली अबाउट 50 किलोमीटर, व्हाइल द एडवांस एयर डिफेंस दैट इज अश्विन सिस्टम इट हैंडल्स एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन। जो अश्विन है, जो कि हमने बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर के समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहे थे ये सभी एयर डिफेंस सिस्टम्स, ठीक है। तो ये अंदर और जो हमारा जो पृथ्वी है वो बाहर जो है कवर करता है। स्टेटमेंट 3 जो है करेक्ट है, स्वॉर्ड फिश जो है हम लोगों ने पाइन टेक्नोलॉजीज, ग्रीन पाइन टेक्नोलॉजीज जो है इजराइल से सीखी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड इंडियाज इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर जो है आपको प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। आज के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में जो है आया हुआ था, ठीक है। तो द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ विच रिलीजेस द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इट ऑपरेट्स एट अटैच्ड ऑफिस अंडर द मॉस्पी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। वेरी इजी, स्टैटिक पार्ट है इकोनॉमिक्स का, ठीक है ना। एनएसओ मॉस्पी के अंडर काम करता है। दूसरा द पीरियोडिक labor force survey which estimates key employment indicators is conducted annually by the labor bureau under the ministry of labor and employment। ये आपको पता है PLFS जो है ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एनएसओ जो है वो किसके अंदर आता है, मॉस्पी के अंदर आता है। दूसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर प्रश्न पूछा हुआ है तो समझ लीजिए खुद ही, ठीक है। एंड थर्ड जो है पूछता है द होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI डेटा इन इंडिया इज कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड बाय द ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नॉट मॉस्पी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि होलसेल प्राइस ऑफ इंडेक्स डेटा जो है इंडिया में कंपाइल किया जाता है बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये CPI जो है वो मॉस्पी निकालती है CSO NSO के अंदर, एंड जो WPI है वो निकाला जाता है बेसिकली ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए तो NSO इट वाज क्रिएटेड बाय मर्जिंग द NSSO एंड CSO, वी नो इट, ठीक है। एंड इट वर्क्स डायरेक्टली अंडर द मॉस्पी, ठीक है। तो जो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस है ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और जो आपका सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैटिस्टिक्स, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को मिक्स करके जो है बनाया गया था नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है ना। तो ये मॉस्पी के अंडर काम करते हैं। इट कंपाइल्स एंड रिलीजेस द मैक्रो इकोनॉमिक मैट्रिसेस इंक्लूडिंग द CPI, ठीक है। तो CPI भी इसके द्वारा इंक्लूड किया जाता है। याद है अभी आपने न्यूज में 2-3 दिन पहले चल रहा था कि WPI, ठीक है, इसको जो है चेंज करके अब PPI बना दिया जाएगा, दैट इज योर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। इसको भी ध्यान में रखना भाई, इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट ऑल्सो इनकरेक्ट, द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इट इज कंसेप्चुअलाइज्ड, एग्जीक्यूटेड एंड पब्लिश्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस NSO अंडर द मॉस्पी, नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। एंड थर्ड इज करेक्ट, CPI जो है WPI को CPI की तरह जो WPI है उसको जो आपका मॉस्पी है वो रिलीज नहीं करता है, इट इज रिलीज बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है। चलिए तो ये है बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो कि बार बार न्यूज़ में देखा जा रहा है ना। तो ऑफ कोर्स अभी भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ऐसा नहीं है कि भाई आज भी जो है इसके ऊपर ईरान और इजराइल वाला जो एंगल है, ठीक है, उसकी वजह से ये न्यूज़ में है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज जो है फ्रीक्वेंटली इन द न्यूज़ फॉर इट्स क्रिटिकल रोल इन ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी, ये किस किस को कनेक्ट करता है ये तो आपको पता ही होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सारे क्वेश्चंस टफ नहीं होने चाहिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होने चाहिए जो कि आपको बेसिकली आते हैं, ठीक है ना। तो पहला जो है वो है रेड सी और गल्फ ऑफ एडन, दूसरा जो है पर्शियन और गल्फ ऑफ ओमान,
पर्शियन गल्फ एंड अरेबियन सी एंड ब्लैक सी एंड द मेडिटेरेनियन सी। वी नो द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान को ये कनेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ओमान और ईरान के बीच में है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जो है ये कनेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये पर्शियन गल्फ है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, और यहाँ पे है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है। यहीं पे आपका बंदर अब्बास, ठीक है, ओमान का फुजियारा, दुबई, ठीक है, यूएई, ईरान, इस प्रकार से जो है ये आमने सामने है, ठीक है। तो ये तो आपको सारी के सारी ज्योग्राफी इस वाले क्षेत्र की मुंह जुबानी याद होनी चाहिए अब, ठीक है। जितनी भी कंट्रीज जो है पर्शियन गल्फ के साथ लगती हैं, जितने भी कंट्रीज गल्फ ऑफ ओमान के साथ लगती हैं, अभी क्वेश्चन नहीं पूछा, अगली बार पूछ लेंगे, ठीक है ना। इट इज गोइंग टू बी आस्क्ड समहाउ इन द एग्जामिनेशन। ईरान और रशिया के समय पे भी 1 साल के बाद जो है प्रश्न आया था उनकी ज्योग्राफी के ऊपर, ठीक है ना। तो इसको जो है आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो भी मिडिल ईस्ट की ज्योग्राफी है, नॉट ओनली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, बट जहाँ पे भी कौन सी रिवर ईरान से जाती है, कौन सी जो है माउंटेन रेंज जो है ईरान से जाती है, ठीक है ना। तो सारी की सारी वो सारी चीज़ें जो है आपने डिटेल में करनी है, ठीक है। देखिए यूपीएससी जिस पर मर्जी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे, सबके लिए डिफिकल्ट है वो, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हाँ ठीक है, जो क्या पढ़ाते हैं टीचर्स को खुद नहीं आता है, ये वो सो बड़ी सारी बातें होती हैं। देखिए टीचर्स भी जो है वो भगवान के भेजे हुए नहीं हैं, उन्होंने भी खुद पढ़ी हैं चीज़ें, ठीक है ना। और यूपीएससी जो है हर एक चीज़ जो है मुश्किल बना रहा है सभी के लिए, ठीक है। इवन जो यूपीएससी का खुद पेपर सेट करता होगा, अगर आप उसको भी यूपीएससी का पेपर बेसिकली इसको क्लियर करने के लिए दे दोगे तो वो भी नहीं कर पाएगा। इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। हम लोग कोशिश क्या करते हैं बेसिकली, भाई 80-90 नंबर तक हम लोग खींच सकें ताकि आप कट ऑफ पार कर सको, ठीक है। और बेसिक्स जब आपको आएंगे तो ही आप जो है जो एडवांस चीज़ें हैं उनको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो डोंट लूज योर होप, कीप प्रिपेयरिंग, कीप इट, ठीक है ना। आप इसकी तरफ झुके रहिए, बंधे रहिए, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन को जो है छोड़ना नहीं है बीच में से, ओके। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। विद रेफरेंस टू द कोरल ब्लीचिंग, ठीक है, इंक्रीजिंगली ऑब्जर्व ड्यू टू द राइजिंग सी सरफेस टेम्परेचर्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। तो कोरल ब्लीचिंग के ऊपर जो आपको एक ये जो आर्टिकल आया था, ठीक है, ये वैसे कोरल ब्लीचिंग के ऊपर नहीं आया था, ये वही सेम इंडिया और फ्रांस ने जो है ओशियंस के रिगार्डिंग, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, सॉरी अटलांटिक ओशन के ऊपर जो है इन्होंने वहाँ पे जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी और साथ साथ में ही बेसिकली ये जो क्या कहते हैं अपना जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको ठीक करने के लिए, है ना कुछ बातचीत की थी। तो इसलिए जो यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग जो शब्द है वो न्यूज़ में आया था, ठीक है। तो उसके बारे में देख लेते हैं। कोरल ब्लीचिंग इट अकर्स व्हेन कोरल्स एक्सपेल द सिम्बायोटिक माइक्रोस्कोपिक एल्गी कॉल्ड जूजेंथले फ्रॉम देयर टिश्यूज ड्यू टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस, ठीक है ना। कोरल ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है, जब कोरल्स जो है वो सिम्बायोटिक माइक्रोस्कोपिक एल्गी को जो है अपने टिश्यूज से छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। बिल्कुल सही है, हमें पता है कोरल्स क्या होते हैं, ठीक है। कोरल रीफ्स दे आर बेसिकली अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द जूजेंथली एंड द कोरल पॉलिप्स, ठीक है। जूजेंथली जो है वो कलर प्रोवाइड करती है, इट इज द एल्गी, एंड जो कोरल पॉलिप्स होते हैं वो क्या है, वो एनिमल है जिसके अंदर जो है वो जूजेंथले आके बैठता है। वो क्योंकि वो क्या करते हैं बेसिकली स्ट्रक्चर बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के जो है दिखाई देते हैं बेसिकली कोरल्स। अब ये जो रंग बिरंगे कोरल्स होते हैं ये हो जाते हैं वाइट, ठीक है, ब्लीच हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो रंग है इनका ये इसके ऊपर बैठी हुई जूजेंथले की वजह से होता है। अगर वो जूजेंथले जो है इसको छोड़ दे तो ये वाइट कैल्शियम कार्बोनेट बन जाते हैं बेसिकली, बेसिक कलर, ठीक है। तो इसको कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। इनका कलर जो है उड़ जाता है, पेल येलोइश टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो यही बोलता है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कोरल्स दे कैन नॉट रिकवर फ्रॉम अ ब्लीचिंग इवेंट एंड डाई इमीडिएटली वंस द जूजेंथली आर एक्सपेल्ड, ठीक है। बिल्कुल इमीडिएटली ये नहीं मरते हैं, ठीक है, इनको रिकवर किया जाता है, जैसे कि बायोरॉक टेक्नोलॉजी, ठीक है। यूपीएससी 2024 के पेपर में भी पूछा गया था बायोरॉक टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, हम आर्टिफिशियल रीफ्स बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे जो जूजेंथली है वो बैठा जाए। अब कोरल पॉलिप का क्या है, वो भी अगर वाटर दोबारा से प्योर हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, है ना, तो वे दे डोंट डाई इमीडिएटली, बट वो क्या करते हैं एक्सपेल जरूर उनको कर देते हैं, ठीक है ना। तो एनवायरमेंटल स्ट्रेस से अडेप्ट करने के लिए तो हम लोगों की कोशिश क्या होनी चाहिए कि जो समंदर है वहाँ पे क्या हो,
कोरल जो है उसको साफ किया जाए ताकि कोरल्स जो है वो वापस अपनी कॉलोनीज बसा सकें और जूजेंथली जो उनके ऊपर बैठ सकें, बिकॉज दीज आर कॉल्ड एज द रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन, है ना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड, cold water temperatures can also cause coral bleaching, meaning it is not exclusively a high temperature phenomenon। बिल्कुल सही है, ठीक है। इनको क्या चाहिए, एक आइडियल टेम्परेचर चाहिए, 25-26 डिग्री सेल्सियस के अराउंड का जो है इनको टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। अगर आप इसको एक्सेसिवली कोल्ड कर दोगे, अगर आप इसको एक्सेसिवली वार्म कर दोगे, दोनों केसेस में जो है कोरल ब्लीचिंग अकर कर सकती है, ठीक है। हालांकि देर आर ऑल्सो फ्यू कोरल स्पीशीज जो कि कोल्ड वाटर्स में, है ना, डार्क में रहती हैं, बट जो ट्रॉपिकल कोरल्स है वो जो है उथले पानी में, मतलब शैलो वाटर्स में, क्लियर वाटर में, जहाँ पे उनको सनलाइट रीच करे, ऐसे एरियाज में पाई जाती हैं बेसिकली। अगर वहाँ का पानी एकदम से ठंडा हो जाएगा तो भी कोरल ब्लीचिंग होगी, और अगर वहाँ का पानी एकदम से गर्म हो जाएगा तो भी कोरल ब्लीचिंग जो है आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो दो सही स्टेटमेंट्स हैं। तो फर्स्ट इज करेक्ट बिकॉज दे शेयर अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद फोटोसिंथेटिक एल्गी कॉल्ड zooxanthellae which provide them with food and vibrant colors। environmental stress like heat they can cause the coral to expel them, exposing the white calcium carbonate skeleton, ठीक है। तो एल्गी जो है वो निकल जाती है और व्हाइट कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर जो है रह जाता है, जिसको हम कोरल ब्लीचिंग कहते हैं, ठीक है। Second statement is incorrect because bleaching, it does not mean instant death. They can survive bleaching event if the environmental stress decreases and water temperatures they return to normal within a reasonable time frame, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एकदम से ये मर जाएंगे अगर zooxanthellae को छोड़ देगा। Third statement, third is correct because while global warming and marine heat waves they are primarily drivers of mass bleaching, ठीक है। बट अगर कभी भी वाटर में जो टेम्परेचर का ड्रॉप हो जाए एकदम से, उस वजह से भी जो है कोरल ब्लीचिंग हो सकती है, ठीक है। तो 1 and 3 दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो ये जो वाइब्रेंट कोरल्स है दे बिकम येलोइश व्हाइटिश जो है हो जाते हैं, तो इसको हम ब्लीचिंग इवेंट बोलते हैं, ठीक है। और उसके लिए मैंने आपको बताया दैट इज बायोरॉक टेक्नोलॉजी, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो एक्सपेल्ड एल्गी है उसको एक घर देते हैं बाय प्रोवाइडिंग अ आर्टिफिशियल रीफ, ठीक है ना। बायोरॉक में क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली आर्टिफिशियल रीफ कैसे क्रिएट होता है, एक इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से थोड़ा सा माइल्ड करंट जो है छोड़ते हैं, जिसकी वजह से जो सॉल्ट है वो डिपॉजिट होता जाता है और हार्डन करता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट की फॉर्म में, और जो एल्गी है वो उसके ऊपर जाके कॉलोनाइज कर लेती है। चलिए अगला क्वेश्चन, Which of the following statement regarding participatory notes, P notes, they are used in Indian financial systems, ठीक है। तो ये भी जो रिगार्डिंग उसी न्यूज़ से है जहाँ पे तृणमूल कांग्रेस एंड जो उनके मेंबर्स के छोड़ने की बात हुई थी, ठीक है ना। तो वहाँ से ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। P notes, they are financial instruments issued by the registered foreign portfolio investments (FPIs) to overseas investors who wish to invest in the Indian stock markets without registering themselves directly with the सेबी, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि किसको दिए जाते हैं, जो कि हमारे देश के अंदर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, एफपीआई के जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, बाहर के इन्वेस्टर्स हमारे देश के अंदर, ठीक है, जो कि विदाउट कमिंग इनटू इंडिया दे वांट टू इन्वेस्ट, ठीक है ना। चलिए, जैसे कि आप लोग भी क्या कर सकते हो, बेसिकली आप भी इन्वेस्ट करते हो कंपनीज में, वैसे ही बाहर के जो लोग हैं वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं कंपनीज में, ठीक है। सेकेंड, बिकॉज दे आर ऑफशोर डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, देखिए, बिकॉज दे आर ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स इश्यूअर्स ऑफ पीस नोट्स दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिपोर्टिंग द आइडेंटिटी ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनर्स टू द सेबी। दिस इज इनकरेक्ट। सभी को जो है अपनी आइडेंटिटी तो बतानी पड़ी है। जैसे मैंने बोला कि भाई आप लोग भी जो है क्या कर सकते हो, बेसिकली पार्टिसिपेट कर सकते हो ट्रेड मार्केट में, शेयर एंड ऑल सभी चीज़ों के अंदर, बट आपको भी क्या है, एक डीमैट अकाउंट तो बनाना ही पड़ता है जहाँ पे आप क्या अपनी आइडेंटिटी देते हो, ठीक है, KYC करवाते हो। थर्ड, Indian residents and non-residents Indians NRIs they are legally prohibited from investment options through participatory notes, ठीक है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अनफॉर्चुनेटली इंडियन रेजिडेंट्स एंड NRIs जो है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 1 and 3 आर करेक्ट। P notes they are offshore derivative instruments, ठीक है। ये किसके लिए दिया जाता है, जो ऐसी कंपनीज जो भारत की नहीं है, बाहरी कंपनीज है, उनके लिए दिया जाता है, ठीक है। दे आर इशूड बाय सेबी रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू ओवरसीज एंटिटीज अलाउइंग देम टू एक्सपोजर टू द इंडियन इक्विटीज, डेट एंड डेरिवेटिव्स विद ऑपरेशनल ईज, ठीक है। तो ये किसके लिए है, बेसिकली बाहर की कंपनीज जो भारत में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, ठीक है, उनके लिए जो है ये बनाया जाता है, स्पेसिफिकली बाहर के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इंडियंस के लिए तो यहाँ पे नॉर्मल डेरिवेटिव्स बने हुए हैं जो सेबी के द्वारा रेगुलेटेड होते हैं, NSE और BSE पे आप खरीद सकते हो। स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज following the tightening of anti-money laundering regulations, SEBI mandates that FPIs issuing P notes must rigorously track and submit periodic data
regarding the know your customer KYC details and ultimate beneficial ownership of these offshore instrument. There is no anonymity or exception. ठीक है, कोई आप anonymous बेसिकली आप यहाँ पे डोनेशंस कर सकते हो, ना ही आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। भाई आपको अपनी सारी आइडेंटिटी देनी पड़ेगी, ठीक है, जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करने की, तब जाके आप जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। थर्ड कहता है to prevent the round tripping of domestic unaccounted money back into the country through the offshore channels, SEBI rules explicitly prohibit Indian citizens, residents and non-resident Indians from investing through the P notes। ठीक है, तो P notes के थ्रू हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं इसका दुरुपयोग करते हैं, अपनी करेंसी को पहले बाहर भेजते हैं, अपनी ब्लैक मनी को फिर बाहर से उसको इंडिया में इन्वेस्ट शो करते हैं बेसिकली। ठीक है ना। तो इसको रोकने के लिए, ब्लैक मनी की राउंड ट्रिपिंग को रोकने के लिए जो है इंडिया के जो लोग हैं उनको प्रोहिबिट किया गया है पी नोट्स खरीदने के लिए। ठीक है, तो दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड आई होप यू enjoyed and learned something new from this current affairs MCQ सेशन। ठीक है, हम लोग इसको डेली जारी रखेंगे ताकि आपका कंटेंट एनहांसमेंट भी हो और साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस भी चलती रहे प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो आई विल सी यू टुमारो, सी यू देन।